So hey guys, this is Suraj Sanoke and currently I am a fifth year medical student. मतलब सितंबर के 15 to 18 डेट के बाद मैं फिफ्थ ईयर में प्रमोट होने वाला हूँ। लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस टॉपिक के बारे में जानना शुरू करते हैं और इस नोट्स में लिखकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक एक्चुअली में है क्या। तो डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पढ़ने के लिए मैंने अलग अलग रिसोर्सेज का यूज किया है, जैसे कि मेरे सब्सक्रिप्शंस और एक्सटर्नल बुक्स एंड मेरे नोट्स आल्सो। तो डायबिटीज मेलाइटस की जो डेफिनेशन है उसी से हम शुरुआत करते हैं। ओके, तो देखो, डायबिटीज मेलाइटस इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय ए क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया एंड डिस्टर्बेंसेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्टर्बेंसेस इन कार्ब्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ओके, तो डायबिटीज मेलाइटस में बेसिकली तीन चीज़ों का मेटाबॉलिज्म होता है, कार्ब्स, लिपिड एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। और द डिजीज में रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन एक्शन और बोथ। ये डिजीज रिजल्ट है डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन एंड इंसुलिन एक्शन का, और समटाइम्स बोथ। So now let's talk about types of diabetes mellitus. First is primary diabetes mellitus, which is easy, and second is secondary diabetes mellitus. ये रिमेंबर करने के लिए बहुत ही इजी है। फर्स्ट मतलब प्राइमरी, सेकंड मतलब सेकेंडरी, सिर्फ दो ही पार्ट है। तो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। टाइप 1 को हम आईडीडीएम तो बोलते हैं, लेकिन बहुत लोगों को उसका फुल फॉर्म नहीं मालूम होता है। तो उसका फुल फॉर्म है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और दूसरे का फुल फॉर्म जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, विच इज NIDDM। एंड थर्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस, विच इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम पार्ट 2 में या पार्ट 3 में बात करेंगे, विच वी विल सी। लेकिन जो शॉर्ट डेफिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज इज द थर्ड मेन फॉर्म एंड ऑकर्स व्हेन प्रेग्नेंट वुमन विदाउट अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज develop a high blood sugar levels. So now let's talk about types of diabetes mellitus. First is primary diabetes mellitus, which is easy, and second is secondary diabetes mellitus. ये रिमेंबर करने के लिए बहुत ही इजी है। फर्स्ट मतलब प्राइमरी, सेकंड मतलब सेकेंडरी, सिर्फ दो ही पार्ट है। तो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। टाइप 1 को हम आईडीडीएम तो बोलते हैं, लेकिन बहुत लोगों को उसका फुल फॉर्म नहीं मालूम होता है। तो उसका फुल फॉर्म है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और दूसरे का फुल फॉर्म जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, विच इज NIDDM। एंड थर्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस, विच इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम पार्ट 2 में या पार्ट 3 में बात करेंगे, विच वी विल सी। लेकिन जो शॉर्ट डेफिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज इज द थर्ड मेन फॉर्म एंड ऑकर्स व्हेन प्रेग्नेंट वुमन विदाउट अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज develop a high blood sugar levels. Okay, now let's talk about secondary diabetes mellitus. Secondary diabetes is a diabetes that results as a consequence of another medical condition. तो देखो, सेकेंडरी डायबिटीज जो होता है वो दूसरे मेडिकल कंडीशन का रिजल्ट होता है एक्चुअली। तो देखते हैं वन बाय वन। पैंक्रियाटिक डिजीज, जिसमें पैंक्रियाटाइटिस होता है सबसे पहले, विच इज पैंक्रियाटाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियाज। सेकेंड इज हीमोक्रोमेटोसिस. Hemochromatosis is a genetic disorder that cause the body to absorb and store too much iron from the diet. हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है, अपनी जो बॉडी होती है अपने डाइट से आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब और स्टोर करती है। एंड नेक्स्ट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, विच इज़ आल्सो ए जेनेटिक डिसऑर्डर दैट प्राइमरली अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स। पैंक्रियाटेक्टोमी तो सबको मालूम ही होता है, विच इज़ रिमूवल ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज। सॉरी। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन डिजीज। तो क्यूशिंग सिंड्रोम ये सबसे पहले नंबर पे है। क्यूशिंग सिंड्रोम इज ए हार्मोनल डिसऑर्डर
caused by prolonged exposure to high levels of cortisol and steroid, a steroid hormone produced by the adrenal glands. Second number पे acromegaly. Acromegaly is a rare hormonal disorder that develops when the pituitary gland produce excess growth hormone in adulthood. अपने एडल्टहुड में जीएच हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है, उसकी वजह से आदमी बहुत ही लंबा हो जाता है, एक्रोमेगाली होता है. मेगाली मतलब मेगा, ऐसे हम याद कर सकते हैं. एंड third is thyrotoxicosis, in which thyrotoxicosis is a condition characterized by an excess of thyroid hormones in the bloodstream leading to an overactive metabolism. So fourth is pheochromocytoma. Pheochromocytoma is a rare tumor that develops in the adrenal glands, which are located above the kidneys. Third is drug induced. Let's see drug induced में क्या क्या है. First is corticosteroid therapy such as prednisone, dexamethasone and betamethasone. Second is thiazide diuretics. Third is phenytoin, which is anti-epileptic drug. Fourth, which is associated with genetic syndrome. First syndrome is Friedreich's ataxia. Second is myotonic dystrophy. Third is Down syndrome. Fourth is Klinefelter syndrome. And fifth is Turner syndrome. सो ये सिंड्रोम भी बहुत बड़े बड़े, इनको एक्सप्लेन करने में बैठ जाऊंगा तो ये टॉपिक बहुत ही लंबा खींच जाएगा. और अभी अगर हम सिंड्रोम्स को मिक्स करेंगे तो डायबिटीज़ से हमारा अटेंशन हट जाएगा. तो ये सिंड्रोम के बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात कर सकते हैं. फिलहाल अभी मेन जो पॉइंट्स है उनको याद करने की कोशिश करेंगे एंड रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. तो ईटियोलॉजी में देखते हैं अपने पास क्या क्या है. चेंज करते हैं पेन को, हाईलाइटर को. ओके, so see etiology of primary diabetes mellitus type 1 में, which is IDDM, insulin dependent diabetes mellitus. IDDM results from autoimmune disease process. Following factors may be contributed. Genetic susceptibility is a moderate, which is 30 to 35% concordance in monozygotic twins. Second is inheritance, which is risk is greater with diabetic father than दैट ऑफ डायबिटिक मदर. तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, फादर का जो रिस्क होता है वो सबसे ज़्यादा होता है मदर से. तो डायबिटिक फादर ये ज़्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज़ पास होने के लिए. HLA सिस्टम, विच इज़ ऑल्सो नोन हैज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम, in which 95% of IDDM patients carries HLA-DR3, HLA-DR4 or both of the genes sometimes. Fourth is viral infection. Antibodies to Coxsackie virus B4 has been found in 20 to 30% patients, which reflects that viruses may be responsible for initiation or precipitation of the disease. So 20 to 30% patient which reflects that virus may be responsible for initiation or precipitation of the disease. Fifth is pancreatic pathology, in which pancreas is pre-diabetic stage, shows insulitis infiltration with mononuclear cells. Islet cells antibodies can be detected before the clinical evidence of IDDM. तो third है pancreatic pathology. Basically there are two pathological features in pancreas with an IDDM, which is type 2. First, reduction of insulin secretion cells, which are beta cells, islet of Langerhans cells. Second is resistance to insulin action, and the third is delayed insulin secretion in response to oral glucose. तो अभी बात करने वाले हैं मेन टॉपिक के ऊपर. मेन कंसेप्ट है यहाँ इसका, तो वो है प्रेजेंटेशन विथ कॉमन सिम्टम्स एंड साइंस. इसमें देखो बहुत सारे कन्फ्यूजिंग कंसेप्ट हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनना. टाइप 1 से शुरुआत करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ से. सबसे पहले है पॉलीयूरिया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, विच ऑकर्स ड्यू टू ऑस्मोटिक डायूरेसिस, विच इज़ सेकेंडरी टू सस्टेन हाइपरग्लाइसीमिया when blood glucose level exceeds the renal threshold. तो पॉलीयूरिया मतलब ज़्यादा यूरिनेशन, मतलब ज़्यादा पेशाब का होना, फ्रीक्वेंटली होना, बार बार होना. थर्स्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीडिप्सिया, ज़्यादा प्यास लगना ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपर ऑस्मोलर स्टेट एंड ऑस्मोटिक डायलिसिस. जाहिर सी बात है,
अगर बॉडी से फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा अमाउंट में एक्सिट हो रहे हैं या निकल रहे हैं तो हमें ज़्यादा प्यास लगेगी क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा एंड देयर विल बी अ हाइपर ऑस्मोलर स्टेट और ऑस्मोटिक डायरेसिस. Weight loss due to depletion of glycogen due to glycogenolysis, which is also known as decreased insulin. Then there is a blurring of vision. It results from exposure of lens and retina to hyperosmolar fluids like salt, glucose, and other substances. Then there we can see postural hypotension results from lower plasma volume as result of osmotic diuresis. पोस्टुरल हाइपोटेंशन ये बहुत लोगों ने फील किया होगा. जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल बता देता हूँ. मैं यहाँ पर सोया हूँ या सिटिंग पोजीशन में हूँ एंड सडनली मैं उठता हूँ एंड बाहर जाने की कोशिश करता हूँ. देन देयर विल बी अ ब्लैकआउट एंड और द ब्लरी विजन. सो क्योंकि ये हमारी बॉडी जो है लाइंग डाउन या सिटिंग पोजीशन के बाद हम जब खड़े होते हैं तब ब्लड प्रेशर एडजस्ट करने में थोड़ा सा लेट करती है. सो विच इज़ वाई वी गेट द पोस्टुरल हाइपोटेंशन. देन देयर वी हैव पैरास्थेशिया एंड कीटोएसिडोसिस. कीटोएसिडोसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती है, अगले पार्ट में देखेंगे. सो अभी जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स के ऊपर. इसमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है. पहला है इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस, यूटीआई, ट्यूबरक्यूलोसिस, प्रूराइटिस वल्वे और बैलेनाइटिस. तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ. स्किन इन्फेक्शन मतलब रैशेस वगैरह हो सकती है. यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ट्यूबरक्यूलोसिस, जहाँ तक मुझे याद है ट्यूबरक्यूलोसिस का ट्रीटमेंट रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पिराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटल. या जितना तक मुझे याद है ये 4 ड्रग्स यूज़ हो सकते हैं टीबी के ट्रीटमेंट के लिए. प्रूराइटिस वल्वे और बैलेनाइटिस. प्रूराइटिस वल्वे इज अ इचिंग ऑफ वजाइना और बैलेनाइटिस इज अ इचिंग ऑफ टेस्टिस, मेल टेस्टिस. देन देयर वी हैव रेटिनोपैथी, डायबिटिक फुट अल्सरेशन ऑफ फुट ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरोपैथी, infection and peripheral vascular disease, EMI due to atherosclerosis. राइट, तो बढ़ते हैं आज के अगले कंसेप्ट के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस. देखो, पहला इन्वेस्टिगेशन होता है FBS का, विच इज़ फास्टिंग ब्लड शुगर. इफ फास्टिंग ब्लड शुगर इज मोर देन 126 mg per deciliter ऑन मोर देन वन ओकेजन, डायबिटीज इज कन्फर्म. अगर एक से ज़्यादा बार मोर देन 126 mg पर डेसीलीटर आता है तो पेशेंट को कंफर्म डायग्नोसिस है. देन देयर इज अ RBS विच इज़ रैंडम ब्लड शुगर. इफ RBS इज मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर, डायबिटीज इज लेबर्ड. हाउएवर FBS इज मोर रिलायबल ऑन RBS. सो द नेक्स्ट इज GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. After an overnight fat, 75 gram of glucose is taken in 250 to 300 ml of water. Then second is blood samples are taken in the fasting state and 2 hours after the glucose has been given. तो ब्लड सैंपल एक फास्टिंग स्टेट में ही लिया जाता है, मतलब पेशेंट को भूखा रहना पड़ता है तो उसके बाद सैंपल लिया जाता है. GTT is required for confirmation of diabetes when the fasting blood glucose is more than normal but less than in diabetic range, which is 110 to 126 mg per deciliter. Then there we have glycosylated hemoglobin, which is HbA1c. आई थिंक HbA1c का एक टेस्ट इंडिया में 490 to 500 रुपीज़ का कुछ आता है, जो बहुत ही बड़ा ही महंगा है मेरे हिसाब से. Which is less than 5.7 is normal, 5.7 to 6.4 impaired glucose tolerance, मतलब इतना टॉलरेट कर सकते हैं. more than 6.5 is diabetes mellitus, confirm है. Then there is a serum fructosamine formed by non-enzymatic glycosylation of serum proteins. Predominantly albumin. Serum fructosamine level reflects the state of glycemic. एंड बाकी ये जो टेस्ट है यूरिन एनालिसिस टू डिटेक्ट द ग्लाइकोज इन द यूरिन,
CBC यूरिया क्रिएटिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स यूरिन फॉर प्रोटीन यूरिया, ये सब सेकेंडरी है, बाद में आते हैं, लेकिन मेन टेस्ट तो देखो यही है, FBS, RBS, GTT, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, सीरम फ्रुक्टोसामाइन। ये जो टेस्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी डायबिटिक पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए। तो गाइज यही था पहला पार्ट डायबिटीज़ मेलाइटस का। इसके बाद काफ़ी सारे कंसेप्ट है, जैसे कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में अभी फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ। तो सेकेंड पार्ट में हम इन 2-3 चीज़ों को कवर करेंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स और क्या ओके, टाइप्स ऑफ इंसुलिन्स, ये भी करेंगे। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारे ड्रग्स है, सल्फोनिलूरियाज, SGLT2 इनहिबिटर्स, बाइग्यूनाइड्स, ऐसे अलग अलग क्लासेस है ड्रग्स के, तो हमें वो बहुत सारे डिटेल में पढ़ना है। DPP4 इनहिबिटर्स, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ओ माय गॉड। तो देखो इस वीडियो को बनाने में बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं, बहुत सारी एडिटिंग, बहुत सारा फ्रस्ट्रेटेड माइंड, और सबसे मेन चीज़ बहुत सारी पढ़ाई लगी है इस वीडियो को बनाने में। और अभी फ़िलहाल बजे रात के 12। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो मेक श्योर यू गाइस अप्रिशिएट। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड मिलते हैं दूसरे पार्ट में।